अभी तो छुआ भी नहीं है तुझे। ये स्कूल जाकर ड्रामा सीख कर आई है तेरी बेटी महेश। तभी सुजाता चिमटे को गर्म करके प्रिया के हाथ में लगा देती है। ये कहानी शुरू होती है महेश के घर से, जो माधोपुर गांव में रहता है। यूँ तो महेश खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसकी सोच बहुत ऊंची थी। गांव के रईसों में महेश का परिवार भी आता था। महेश की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। गोद भराई की रस्म में गांव की सभी औरतें महेश के घर रस्म करने आती है। काफ़ी देर हो गई भाभी को खुशखबरी सुनाने में। कहीं माँ बनने में भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे क्यों कोई दिक्कत होगी छबीली? दूध दही खिलाती हूँ मैं अपनी बहू को। देखकर तो लगता नहीं कि भाभी बेटे को जन पाएगी। जिसे भी देर से गर्भ धारण होता है और जिस औरत का शरीर कमज़ोर होता है ना, उसे तो बेटी ही होती है। अरे करम फूट जाए तेरा सत्यानाशनी, इतने शुभ दिन मेरे घर आकर बेटी पैदा होने का श्राप दे रही है। शर्म कर ले, अपनी 3-3 बेटियों की कतार खड़ी कर रखी है और हमें कह रही है। वही ना माँ जी, अपना पति तो संभलता नहीं है और मुझे आकर ज्ञान बांट रही है। मुझे तो बेटा ही होगा जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी मैं। अरे अभी पता लग जाएगा कि तू छोरा जनेगी कि छोरी। जरा चल के तो दिखा फुलवा। फुलवा उठकर आगे चलती है, जिसे देखकर गांव की मासी का चेहरा बन जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सुजाता अपने पर्स से नोट की गड्डी निकालकर उसके हाथ में रख देती है। बता मौसी, बेटा ही होगा ना? आपके घर के वंश को कोई रोक सकता है क्या? बेटा ही होगा। कुछ दिनों बाद फुलवा को दर्द उठता है और उससे एक बेटी पैदा होती है, जिससे आने वाले सभी रिश्तेदारों के चेहरे मुरझा जाते हैं। फुलवा भी लगातार रोती ही जाती है। ये ले, तुझे बाल गोपाल दे रही हूँ, अगली बार बेटा ही जनना। और अब रो के भी करेगी क्या? जो कर्म में आग लगनी थी वो तो लग गई। ये सब क्या तरीका है? आप लोग तो ऐसे रो रहे हैं जैसे घर पर कोई मातम हो। अरे भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है और आप लोग हैं कि रो रहे हैं। ये मेरी बेटी है और मेरी जिम्मेदारी। किसी को मेरी बेटी के जन्म पर टेस हुए बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अब प्रिया 19 साल की हो जाती है। प्रिया रसोई में काम कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए आइए भाई साहब, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। देख बहू, हमारे समधी जी दरवाजे पर आए हैं, उनकी खातिरदारी तो कर। चाय नाश्ता लगा। सास के बिना बुलाए मेहमान को देखकर फुलवा चिढ़ जाती है। मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप प्रिया को देखने लड़के वालों को बुला रही है? मुझे पता होता तो मैं अपने गांव में अपनी बेटी का रिश्ता करती। आपको तो घूम फिर कर अपने ही रिश्तेदार बढ़ाने होते। ये मत भूल कि तुझे भी मैं ही ब्याह कर लाई हूँ और ये प्रिया नाम का बोझ हमारे सर पर तेरे ही कारण आया है। जितनी कमाई होती नहीं, उससे ज़्यादा तो तेरा पति इसके पढ़ाई में लगा देता है। जितने दिन इस घर में रहेगी उतना ही ज़्यादा खर्च बढ़ता रहेगा। उससे अच्छा है कि उसके हाथ पीले करके हम मुक्त हो जाए। जैसी ही रसोई से प्रिया बाहर आती है, मेहमानों को देखकर चौंक जाती है। ये लोग कौन है दादी? अब बेटा इनके पैर छू, ये तेरे होने वाले सास ससुर हैं। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मुझे कोई शादी नहीं करनी। ये कहती हुई प्रिया कमरे में भाग जाती है। शर्मा गई। बच्ची तो बड़ी प्यारी है, हमें पसंद है। अब आपको पसंद ही है तो हम कौन होते हैं आनाकानी करने वाले? हम तो बेटी के घर वाले हैं। बस हमारी बच्ची अच्छे घर में चली जाए और हमें क्या चाहिए। फुलवा और सुजाता मिलकर प्रिया का रिश्ता पक्का कर देते हैं। शाम को जब महेश घर आता है। अरे प्रिया, कल तेरी परीक्षा है ना? तैयारी कैसी चल रही है तेरी? बस 1 साल और फिर तो ग्रेजुएट हो जाएगी। कहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊंगी पापा? दादी और माँ मिलकर मेरी शादी पक्की कर रहे हैं। जैसी तू वैसी तेरी बेटी। सारे अपने गुण दे दिए अपनी बेटी को तूने। एक बात अपने पेट में नहीं रख सकती, सब जाकर महेश के सामने बोल दिया। अरे नाश पीटी, तेरा बाप थका हारा आया है, यह नहीं कि तू उसे पानी का गिलास दे। तुझे तो आते ही उसे सारी बात कह देनी है। और ये आप सब चीज़ में मुझे क्यों घसीट कर ले आती हैं? मुझे तो लगता है कि मुझे बेटी आप ही के कारण हुई है। आप ही मुझे दूध में न जाने क्या डालकर जीती थी। हो सकता है कि आपके मन में जलन हो, क्योंकि आपकी बेटी को लगातार बेटियां हो रही थी ना,
और कहीं आपकी बहू को बेटा हो जाता तो मेरा ओहदा बड़ा ना हो जाता। मेरी बेटी के बारे में कह रही है? अरे वो तो बेचारी पैदा होते ही घर का सारा काम करने लगी थी और सीधा ब्याह कर अपने घर गई। तेरे जैसी तो नहीं थी जो घर में एक तिनका भी नहीं तोड़ती। और तेरे मायके वाले कैसे हैं बहू, वो तो पूरा गांव जानता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बहू लाओ तो अपने बराबरी की। अब चुप भी हो जाओ आप दोनों। ये सब क्या है? किससे पूछकर आपने लड़के वालों को बुलाया माँ? मैं उनके घर जाकर अभी मना करके आता हूँ। मेरी बेटी पढ़ेगी, वो इन झंझटों में अभी नहीं पड़ेगी। शादी करनी है ना, पूरी उम्र पड़ी है उसके लिए। इस प्रिया ने न जाने क्या जादू कर दिया है तुझ पर। अरे अब तो गांव वाले भी बातें बनाने लगे हैं। कौन ही गया है स्कूल हमारे गांव से, बता। एक तुझे ही अपनी बेटी को पढ़ाना है। पैसे की कमी हो गई क्या जो बेटी के पैसों को खाना चाहता है? तुम्हें क्या लगता है माँ, तुम ये सब कहकर मेरा मन बदल दोगी? बिल्कुल नहीं। आज इस लड़की के कारण तू मेरी बात काटने लगा है। ये सब इस प्रिया के कारण। आज तो ये लड़की मेरे हाथों से बचेगी नहीं। परीक्षा है ना कल तेरी, देखती हूँ कैसे देती है तू परीक्षा। सुजाता रसोई में जाती है और चिमटे को गर्म करके बाहर आती है। नहीं दादी, मुझे मत मारिए। अरे अभी तो छुआ भी नहीं है तुझे। ये स्कूल जाकर ड्रामा सीख कर आई है तेरी बेटी महेश। और तभी सुजाता गर्म चिमटे को प्रिया के दाएं हाथ में लगा देती है। इससे पहले कि महेश प्रिया को बचा पाता, सुजाता उसका वही हाथ जला देती है जिससे अगले दिन उसे परीक्षा में लिखना था। मैं कैसे दूंगी एग्जाम पापा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं भी अनपढ़ गवार कहीं का कैसे तेरी मदद करूं? तेरा भाई भी शहर में है, उसे तो आने में ही कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। महेश ये कह ही रहा होता है कि उसका बेटा अनिरुद्ध गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ अपने घर के दरवाजे पर खड़ा आवाज़ लगाता है। मॉम! अपने पोते को, अपने कुल के चिराग को दरवाजे पर खड़ा देख सुजाता उसकी तरफ भागती है। अरे मेरा लाडला, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू तो शहर जाकर दादी को भूल ही गया है? क्या ज़रूरत थी महेश से पढ़ने बाहर भेजने की? अरे कमाना ही है ना, तो पैसों की कोई कमी है क्या हमारे पास? बैठ कर राज करता हमारा बेटा, पर तूने तो इसे बाहर दौड़ धूप करने भेज दिया। देख मेरा बच्चा कितना सूख गया है। अपनी दादी के हाथों को पीछे करता हुआ अनिरुद्ध कहता है, दादी, यू आर चॉकिंग मी। ये तुम्हारे साथ कौन है? हो, ये दादी के प्यार में तो बताना ही भूल गया, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था। शी इज़ माई वाइफ शीतल। अरे मेरा लाडला, कितने सालों के बाद देख रही हूँ तुझे। तू तो शहर जाकर दादी को भूल ही गया था। अरे क्या ज़रूरत थी महेश से पढ़ने बाहर भेजने की? कमाना ही है ना पैसे, कोई कमी है क्या हमारे पास? अरे बैठ कर राज करता हमारा बेटा, पर तूने तो इसे बाहर दौड़ धूप करने भेज दिया। देख मेरा बच्चा कितना सूख गया है। अपने दादी के हाथों को पीछे करता हुआ अनिरुद्ध कहता है, दादी, यू आर चॉकिंग मी। ये तुम्हारे साथ कौन है? ओ, ये दादी के प्यार में मैं तो बताना ही भूल गया, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था। शी इज़ माई वाइफ शीतल। तुमने शादी भी कर ली? यह सब क्या है अनिरुद्ध? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, 2 परिवार का मिलन होता है शादी। और हम तो जानते भी नहीं कि ये बच्ची है कौन। मैं शीतल हूँ अंकल, आई मीन डैडी। मैं और अनिरुद्ध एक ही साथ MBA कर रहे हैं। इसी बीच हम दोनों को प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। आफ्टर ऑल हम 18+ है, और अगर हमें वोटिंग राइट मिल रहा है तो पार्टनर चुनने का राइट क्यों ना मिले? ये सब क्या बोल रही है तेरी बहू अनिरुद्ध? अरे लड़की सारी शर्म बेच खाई है क्या तूने? ये शीतल है दादी, प्रिया नहीं, जो आप लोगों की बातों को सुनकर चुपचाप सहती रहेगी। ये पढ़ी लिखी शहर की लड़की है, वहाँ लड़कियों को जीने दिया जाता है, ना कि इस घर की तरह उन्हें घुट घुट कर रहना पड़ता है। बाप रे, यहाँ तो सभी 30 मार खान बन बैठे। लग रहा है सारे अफसर इसी घर से बनकर निकलेंगे। गृह प्रवेश कर शीतल अनिरुद्ध के साथ अपने ससुराल आ जाती है। शीतल अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में जाती है। ओह गॉड, मुझे तो कुछ भी आता ही नहीं। ये गैस ऑन कैसे होती है? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, ये तुम रहने ही दो, मैं तैयारी कर देती हूँ, वरना तुम जल सकती हो। ये कहकर जैसे ही प्रिया अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, अपना जला हुआ हाथ देकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
ओ गॉड, पर तुम खाना बनाओगी कैसे? तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है। कल मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी है, मैं कैसे दूंगी एग्जाम? तुम मुझे बताओ कि कुकिंग कैसे करनी है, मैं खुद कर लूँगी। वैसे ही कल तुम मुझे बताना लिखना क्या है, मैं लिख दूंगी। आखिरकार तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मानो उसे क्या मिल गया था। उसकी मेहनत को देखते हुए कायनात ने खुद शीतल को उसकी मदद करने भेजा था। प्रिया को शीतल की मदद मिलती देख फुलवा अपना दिमाग चलाना शुरू करती है। एक बेटी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब एक बहू भी आ गई है। सबको सारी पढ़ाई इसी घर से क्यों करनी है? इस अनिरुद्ध को शीतल से दूर करना होगा और प्रिया को इस घर से। फूट डालो और राज करो। अगले दिन जब शीतल प्रिया के साथ उसके कॉलेज से लौटती है। अरे बैठ जा बहू, थक गई होगी ना। कहाँ, तू कितने बड़े शहर की, और इस लड़की के कारण तुझे छोटे मोटे कॉलेज में जाना पड़ रहा है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मॉम, यही तो पढ़े लिखे होने का फायदा है। मन से ये कि सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। वो तो तू ठीक कह रही है बहू, पर ये प्रिया कितनी जलती है तुझसे। बचपन से ही इसे अनिरुद्ध फूटी आंख नहीं बाता था। उसी शाम फुलवा अनिरुद्ध के कमरे में जाकर कहती है, कोई कुछ भी कहे, मेरा बेटा लाया तो हीरा है। हम पूरे गांव में भी खोज लेते ना तो इतनी होनहार बहू मिलना संभव ना था। थैंक यू मॉम, फाइनली किसी को तो मेरा डिसीजन सही लगा। सही क्यों ना लगेगा बेटा, कितनी मन्नत मांगी थी मैंने। बड़ी उम्मीद थी तुझसे कि तुझे अफसर बनाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। देख, तू अफसर तो नहीं बना, पर बहू कितनी अच्छी लेकर आया है। पर सच कहूँ बेटा, ये बहू कॉलेज में प्रिया के साथ जाती अच्छी नहीं लगती। आज ही मैंने देखा कुछ लड़के उससे बात कर रहे थे। अच्छे लड़के नहीं है वो। ये तुम लोगों का कॉलेज नहीं है बेटा। बहू भी ना बेचारी भोली है, हंस हंस कर सबसे बात कर लेती है। ये सब ना प्रिया की गलती है। अपने दोस्तों से शीतल की इतनी बात करवाने की क्या जरूरत थी? अपने हिसाब से अपने बेटे के मन में अपनी बहू के लिए शक और अपनी बहू के मन में अपनी बेटी के लिए जलन डालकर फुलवा बड़ी खुश थी। अब देखिएगा माँ जी का विस्फोट होता है। अनिरुद्ध कैसे शीतल को शहर छोड़ाता है और खुद ही प्रिया की शादी करवाता है। अगले दिन फिर शीतल प्रिया के दूसरे एग्जाम के पेपर लिखने उसके कॉलेज जाकर जब वापस लौटती है तो घर पर पहले से ही अनिरुद्ध उसका इंतजार कर रहा था। लगता है तुम्हें गांव बहुत पसंद आ रहा है शीतल। मैं तो वापस चला जाता हूँ कॉलेज, तुम यहीं रहो। पर अभी तो कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं ना अनिरुद्ध। वहाँ तो छुट्टियाँ चल रही है, पर यहाँ शायद कुछ और ही चल रहा है। और ये क्या बदतमीजी है अनिरुद्ध? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो अनिरुद्ध तुम? आज भाभी और ननद एक हो गई है। बताओ दादी। अरे तू ही देख बेटा, ऐसे ही हम इन दोनों पर कुड़कुड़ नहीं कर रहे थे। ये सारी बहस चल रही होती है कि तभी दरवाजे पर महेश आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझे शहर क्यों पढ़ने भेजा, जब पढ़कर भी तेरी बुद्धि ऐसी ही रहने वाली थी। क्या तूने पढ़ा नहीं है कि भारत पर राज करने के लिए कैसे अंग्रेजी हुकूमतों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? ये जानकर भी तू अपनी माँ के बनाए झांसे में पड़ गया। अरे तुझसे बुद्धि वाली तो तेरी बहू है जो इनके झांसे में नहीं आई। क्यों फुलवा, तुझे क्या लगता है मुझे भनक नहीं पड़ेगी कि तू मेरे पीछे क्या षड्यंत्र रच रही है? शांत बैठने वालों में से तो तू है नहीं। और माँ आप। अरे मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने शीतल को प्रिया की परीक्षा में मदद करने से मना किया है और मैंने ही फोड़ा है अनिरुद्ध को। गई भैंस पानी में। मॉम, ये सब आपने? गॉड, आई एम सो सॉरी शीतल, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। कितने लोगों से लड़कर मैं प्रिया को काबिल बनाना चाहता था और प्रिया भी लगी रही। एक तू है, तुझ पर तो उससे कम ही बंदिश है। इतने बड़े शहर से पढ़कर आया है तू, उसके बाद भी ऐसी छोटी सोच। बहुत कोशिश की मैंने सबको बदलने की, कोई बात नहीं, अब मैं ही बदल जाता हूँ। प्रिया अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। डैडी, मैं आपके साथ आऊँगी। वैसे भी प्रिया के अभी 2 पेपर और बाकी है। महेश के साथ प्रिया और शीतल को जाता देख फुलवा और सुजाता घबरा जाती हैं और अनिरुद्ध भी अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगता है। प्रिया की पढ़ाई को रोकने के लिए और कितना कुछ करेंगे आप दोनों। आप लोगों ने मेरी पत्नी छीन ली, मेरे सर से मेरे पिता का हाथ भी छीन लिया आप दोनों ने। अब मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा, रहिए आप दोनों, कोई नहीं पड़ेगा इस घर में। आप दोनों को जैसे रहना है रहिए। ये कहकर अनिरुद्ध भी घर से निकलने लग जाता है। सब कुछ बिखरता देख फुलवा और सुजाता के मन का अहंकार खत्म हो जाता है। वो दोनों भागती हुई सभी को रोक लेती हैं। अरे प्रिया पढ़ेगी, बस सिर्फ प्रिया ही नहीं, हमारी बहू भी पढ़ेगी उसके साथ, और मैं भी अक्षर ज्ञान लेने की कोशिश करूंगी। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। अनपढ़ हूँ ना,
इसीलिए एक बार कमर दर्द के मलहम की जगह मुझे दांत का मंजन दे दिया था उस मोई दुकानदार ने। और सभी हंसने लगते हैं। कहीं ना कहीं सुजाता और फुलवा को भी पढ़ाई की कीमत समझ आने लगी थी, पर गांव वालों के तंज उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे थे। पर अपना घर बिखरता देख वो समझ गई कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इसके बाद उनका पूरा परिवार गांव वालों को भी शिक्षा का महत्व बताना शुरू कर देता है। पूरे गांव में हल्ला मचा पड़ा था। हरखू किसान की बेटी शहर से डॉक्टर बन के लौटी थी। पूरा गांव हरखू किसान की बेटी को देखने उमड़ पड़ा था। सब लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, हरखू की बिटिया आज डॉक्टर बन गई और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। गांव की पंचायत पर उसका सम्मान किया गया। मेरे प्यारे गांव वालों, हरखू की बेटी सुमन हम सबके लिए एक उदाहरण है। इसने न केवल हमारे गांव की प्रथा के विरुद्ध जाकर पढ़ाई लिखाई की, बल्कि अपने आप को साबित भी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। मैं जानती हूँ कि हमारे गांव में लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज डॉक्टर बनने के बाद मैं ये महसूस कर रही हूँ कि हमें अपने गांव की बेटियों को पढ़ाना ही चाहिए। आज से 5 साल पहले जब मैंने अपनी बेटी को पढ़ने शहर भेजा था, तब गांव के सभी लोगों ने मेरा विरोध किया था और मुझे समाज से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन आज जब मेरी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई है, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी बहुत रूढ़िवादी थे। उनकी नजर में सुमन का डॉक्टर बनना बहुत खटक रहा था। उन्हीं में से एक था चंदन, जो कि गांव का काफी समृद्ध किसान था। बहुत सारी जमीन और खेती होने के कारण उसके पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। और उसकी एक बेटी थी मीना, जो कि आगे पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन चंदन की सोच की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सरपंच साहब, अब जो ये बढ़ चढ़कर सुमन की तारीफ करते हो ना, देखना एक दिन हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिला देगी ये लड़की। अरे बेटियों को इतना ज्यादा पढ़ा लिखाना किसी तरह से भी सही नहीं है, क्यों भाइया? चंदन के कुछ दोस्तों ने उसका साथ दिया और एक साथ कहा, हाँ हाँ, चंदन सही कह रहा है। हम इस सुमन और इसके बाप हरखू की बातों में नहीं आने वाले। हम अपनी बेटियों को ये पढ़ाई लिखाई में लगाने वाले नहीं है। लड़कियों को घर का कामकाज करना आना चाहिए और वही उनके लिए सही है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो चंदन? क्या तुम देखते नहीं, आज सुमन हमारे गांव में डॉक्टर बनकर लौटी है, गांव के सभी लोगों का इलाज करेगी। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। ध्यान रखना सरपंच साहब, और हरखू तू भी कहीं ऐसा ना हो तेरी बेटी गांव वालों का इलाज करते करते कुछ और ही कर बैठे। मैं जानता हूँ ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियों के ना पैर घर में नहीं टिकते। मैं तो कहता हूँ जल्दी से इसके हाथ पीले करते हैं। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा। आप गुस्सा मत करो पिताजी। जो लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं सोचने दो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कुछ ही देर बाद पंचायत से उठकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। चंदन के घर पर चंदन की बेटी मीना कहती है, आपने देखा सुमन दीदी डॉक्टर बनने के बाद कितनी अच्छी लग रही थी। मुझे भी आगे पढ़ाई लिखाई करनी है। अरे देख मीना, मैंने तुझे 10वीं क्लास तक पढ़ा दिया है। खबरदार जो इसके आगे पढ़ाई लिखाई की कोई बात भी की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो तेरे ब्याह के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। लेकिन पढ़ने में क्या बुराई है पापा? मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। मेरे गांव की बेटियां चूल्हा चौका सीखती हैं, किताबों में अपनी आंखें नहीं फोड़ती, समझी तुम? और आज के बाद मुझसे कभी पढ़ाई के बारे में बात मत करना। मीना उदास थी। उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। मीना ने सोचा कि क्यों ना सुमन से बात की जाए, शायद वो उसकी पढ़ने में कोई मदद कर दे। और यही सोचकर एक दिन मीना सुमन से मिलने उसके क्लिनिक पर गई। सुमन दीदी, मुझे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन पिताजी समझने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ, हमारे गांव में कई लोगों की सोच आज भी यही है, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ।
अब बताइए ना, मैं कैसे पढ़ाई करूं? देखो, तुम्हें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पिताजी पढ़ाई के खिलाफ है, इसलिए उनसे छुप छुप कर पढ़ाई करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। क्या तुम सबके लिए तैयार हो? मैं पढ़ाई करने के लिए कुछ भी करूंगी दीदी, आप बस मुझे बताइए कि करना क्या है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 11वीं और 12वीं की किताबें मंगवा देती हूँ। तुम्हारी परीक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी, और साथ ही तुम्हें मेडिकल की तैयारी भी करनी होगी। कर सकोगी ना? दीदी, जब बापू खेत पर जाएंगे तो मैं पढ़ाई कर लिया करूंगी। वैसे भी बापू सुबह सुबह खेत जाते हैं और शाम को लौट कर आते हैं, और माँ को तो चूल्हे चौके से फुर्सत ही नहीं मिलती। कैसे भी करके मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी दीदी। उसके बाद सुमन ने मीना को सारी किताबें लाकर दी और मीना ने भी पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब घर वालों से छुप छुप कर रात रात जाग कर मीना पढ़ाई करती थी। 2 साल पूरे होने को आए, लेकिन मीना के पिताजी चंदन को उसकी पढ़ाई की भनक तक ना लगी। 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ उसने मेडिकल की भी तैयारी कर ली थी। अब देर थी तो उसे परीक्षा देने जाने की, और अगली सुबह गांव में ये अफवाह उड़ गई कि हरखू की बेटी सुमन चंदन की बेटी मीना को लेकर कहीं चली गई है। गुस्से में दमदमता हुआ चंदन सरपंच साहब के पास गया। मैंने आपसे कहा था ना सरपंच साहब, एक दिन ये हरकू की बेटी इस गांव का नाम मिट्टी में मिला देगी। अरे बुलाइए उसे, कहाँ है वो? मेरी बेटी को लेकर कहाँ चली गई है? अरे मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन चंदन, तू ये कैसे कह सकता है कि तेरी बेटी सुमन के साथ ही है? गांव के कुछ लोगों ने देखा था तो बता रहे थे कि कुछ दिनों से मेरी बेटी मीना सुमन के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगी थी। मुझे तो लगता है उसी ने बिगाड़ा है मेरी बेटी को, और अब न जाने कहाँ भेज दिया। अरे खुद भी तो गायब हुई है। पूरा दिन गांव में ये चर्चा का विषय बना रहा। शाम होने आई, लेकिन सुमन और मीना का कोई अता पता न था। और फिर शहर से आने वाली शाम की बस से सुमन मीना को लेकर लौट आई। अरे कहाँ गई थी? मैंने कहा था इस लड़की से दूर रहने को। चंदन काका बेकार गुस्सा कर रहे हैं। आपसे छुप छुप कर मीना ने पढ़ाई की और आज उसका मेडिकल का एग्जाम था। वही दिलवाने के लिए मैं उसे शहर ले गई थी। तेरे इतनी हिम्मत, मुझसे पूछे बिना मेरी बेटी को पढ़ाई करवाई। अरे अब तू देख, मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगले 15 दिनों में इसकी शादी किसी के साथ ना करवा दूं तो बताना मुझे, फिर देखता हूँ ये कैसे पढ़ाई करती है। चंदन के साथ कई लोगों ने हरखू और उसकी बेटी सुमन का विरोध किया और उनके सामने कई तरह की मुश्किलें पैदा कर दी। उधर चंदन जल्दी से जल्दी मीना की शादी की तैयारियों में लग गया। 1 महीना बीत गया और एक दिन मीना की शादी में 2 ही दिन का समय बाकी रह गया था। सुमन उसके घर आई। उसे देखकर चंदन गुस्से में बोला, तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? और अब क्या बाकी रह गया था? सुमन ने अपने हाथ में पकड़े हुए कागज उसे दिखाते हुए कहा, चंदन काका, आप जिस बात पर गुस्सा कर रहे हैं उस पर आपको गर्व करना चाहिए। ये देखिए, मीना ने पूरे राज्य में टॉप किया है और राज्य सरकार उसे सम्मानित करना चाहती है। आपकी बेटी मेडिकल की परीक्षा में प्रथम स्थान पर आई है। चंदन को सुमन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे देख देख, झूठ बोल कर ना इस तरह मुझे पटाने की कोशिश ना कर। हाँ, 4 किताबें क्या पढ़ गई? मुझे बेवकूफ समझती है क्या? ये पकड़ो कागज और आप खुद पढ़ लो। इतनी पढ़ाई तो आपको आती ही होगी ना काका। आपकी बेटी को सम्मानित किया जाएगा और आप उसकी शादी करके उसका भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं। चंदन ने सुमन के हाथों से वो कागज ले लिए और उन्हें ध्यान से पढ़ा। मीना ने मेडिकल की एग्जाम में टॉप किया था और उसे राज्य सरकार के द्वारा सम्मान मिलने वाला था। ये देखकर चंदन को बहुत खुशी हुई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो सुमन बेटा, मैंने अपनी बेटी और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज से मैं अपनी सोच को बदल दूंगा कि हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए और गांव के सब लोगों को भी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगा। वादा बेटा।